प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत, आभार, अभिनंदन आपका हमारे इस प्यारे से ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, शुभ प्रभात। एक बार सभी साथी जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। गुड मॉर्निंग दीपक, गुड मॉर्निंग कुमारी लीजा, गुड मॉर्निंग तानिया, गुड मॉर्निंग वंदना, गुड मॉर्निंग आयुष, गुड मॉर्निंग श्वेता, राकेश। आप सभी साथियों को ढेर सारा शुभ प्रभात, आभार, अभिनंदन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कंचन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नीतीश, विकी, गुड मॉर्निंग अंशु, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं? खाना पीना नाश्ता पानी किए? नहीं किए? ऐसे ही कल आ जाते हो? कुछ खा पी लिया करो सुबह सुबह उठ करके, फिर आराम से पढ़ा करो, है ना? तो फिर चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आप सभी की प्यार भरे उत्साह के साथ। कॉपी पेन निकाल लीजिए। सारी चीजें हम लोग लिख करके पढ़ते हुए चलेंगे, लिखते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे, मेहनत करते चलेंगे, है ना? तो फिर नोट्स साथ साथ बनाना है। आप जानते हैं मेरी क्लास का नियम, आपको मेरे साथ साथ ही नोट्स बनाना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग राम विनय, गुड मॉर्निंग गोलू, गुड मॉर्निंग सपना, गुड मॉर्निंग तान्या, पूजा, गुड़िया, गुड मॉर्निंग पीयूष, गुड मॉर्निंग शुभम, आशीष, गुड मॉर्निंग अनुपम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आप सभी साथियों को। जल्दी जल्दी एक बार सभी साथी जुड़ जाइए फटाफट तरीके से। स्वागत है आपका हुंकार में, आप सभी साथियों का हुंकार 2025 में स्वागत है। और मैं आपका अपना साथी आज स्टार्ट करने वाला हूं एक बढ़िया टॉपिक। विद्युत धारा पाठ के अंतर्गत एक शानदार टॉपिक है विद्युत ऊर्जा और शक्ति। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। गुड मॉर्निंग जेवा, गुड मॉर्निंग पीयूष, गुड मॉर्निंग ब्रजेश, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अध्याय है विद्युत धारा, टॉपिक है विद्युत ऊर्जा और शक्ति। और आज हम लोग इतने सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि विद्युत ऊर्जा शक्ति एक टॉपिक कवर करेंगे, विशिष्ट चालकता को कवर करेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव क्या है और जूल का नियम। इतने सारे टॉपिक को आज हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। लिखते हुए चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे प्रॉपर वे में, ठीक है? हर चीज को कायदे से करते हुए चलेंगे, ठीक है? चलिए भैया, तो सबसे पहला काम, एक छोटी सी अनाउंसमेंट आप सभी के लिए। चैप्टर टू का जो आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन वो मैं लेकर के आ रहा हूं आज शाम को 6 बजे। अच्छा सर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं चैप्टर 2 का आज शाम को 6 बजे, तो हम क्यों आए? आपका जवाब ये प्रश्न ये होना चाहिए कि सर तो मैं आप लोगों के लिए एक बढ़िया चीज़ और लेकर के आ रहा हूँ। क्या सर? तो बढ़िया चीज़ ये है प्यारे बच्चों कि कई सारे बच्चे स्टडी प्लान पूछते रहते हैं कि मैं सारा दिन को कैसे यूटिलाइज करूँ, कैसे स्टडी करूँ, कैसे एक प्लान बना करके स्टडी करूँ। मेरी क्लास इतनी सारी रहती है, किस क्लास में मेरे सारे इतने सारे काम होते रहते हैं। तो टॉपर बच्चों के द्वारा जब मैंने बातचीत करी तो उनका जो स्टडी प्लान था कि कौन सा सब्जेक्ट किस समय पढ़ें, किस टाइम पे रिवीजन करें, तो एक हफ्ते का पूरा जो टाइम पीरियड होता है, पूरा टाइम शेड्यूल होता है, वो मैं आज आपको देने वाला हूँ। शाम को इसी क्लास में दूंगा 6 बजे ही, सब्जेक्टिव वाले में ही एक स्टडी प्लान मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि जिसमें आपको पढ़ने में बड़ी आसानी हो, चीज़ों का रिवीजन भी हो सके और आप पढ़ भी सको। तो पढ़ना और रिवीजन करना सब कुछ बढ़िया से मैनेज करते हुए एक स्टडी प्लान टॉपर्स जितने भी बच्चे थे उनसे बात करके बनाया है मैंने। तो आप अगर आओगे शाम को 6 बजे तो मिल जाएगा, शाम को 6 बजे आओगे तो मिल जाएगा। बढ़िया है ना? उनको बुलाने के लिए कितने से कितने 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 बहाने करने पड़ते हैं हमें। हाँ चलो ठीक है। अच्छा स्टार्ट करें फिर। पहला टॉपिक हेडिंग डालो, चलो कॉपी में हेडिंग डालो, निकालो कॉपी निकालो, हेडिंग डालो। एक लड़का कह रहा है सर आप बहुत स्मार्ट है। स्मार्ट तो बाबू तुम लोग हो, जो काम का रहता है चीज़, सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको पढ़ते नहीं हो, इतनी मेहनत करके हम लाते हैं यूट्यूब पे। और सबसे बढ़िया बात, एक बढ़िया सीरीज मैंने चालू करी, आप सबको उसके बारे में जानकारी है कि नहीं मैं बता दूं। एनसीईआरटी का कंप्लीट एनसीईआरटी न्यूमेरिकल। प्यारे बच्चों मैं देख कर कल दंग रह गया, मैं सर्च कर रहा था यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे सर्च करते हुए मैं देख के दंग रह गया कि हिंदी मीडियम में फिजिक्स की 12th की एनसीईआरटी किसी टीचर ने सॉल्व नहीं कराई। किसी टीचर ने हिंदी मीडियम में फिजिक्स की 12th की एनसीईआरटी सॉल्व ही नहीं कराई पूरे यूट्यूब पे। मैं देख के दंग रह गया यार, हम लोग के बारे में कोई सुन ही नहीं रहा, हम लोग के लिए तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा, सब इंग्लिश मीडियम वाले के लिए सब कर रहे हैं। यूट्यूब पे हिंदी मीडियम वालों के लिए कोई नहीं एनसीईआरटी सॉल्व कराया। तो मैंने जो है प्रण लिया आप सबके लिए, सारे बच्चों के लिए, कि हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी मैं सॉल्व कराऊंगा भैया, पूरी की पूरी फिजिक्स की पूरी एनसीईआरटी।
फिजिक्स की क्लास 12th की पूरी एनसीईआरटी मैं सॉल्व कराऊंगा, साथ ही साथ जो है 11th की भी पूरी एनसीईआरटी मैं सॉल्व कराऊंगा। तो अब ये प्लेलिस्ट बनेगी जिसमें 12th और 11th की पूरी एनसीईआरटी चैप्टर वाइज सॉल्व रहेगी, चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन सॉल्व रहेंगे, ठीक है। तो अब ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने अपने कंधों पे उठा ली भाई, पूरी दुनिया नहीं सुन रही तो मैं इसको करता हूं, ठीक है ना। आप कराएंगे? हाँ बिल्कुल मैं कराऊंगा, ठीक है। हाँ, और ये पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखूंगा, क्या कहते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा जाए कि क्वेश्चन हिंदी में भी रहे क्वेश्चन इंग्लिश में भी रहे, ऐसे एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन कराते हैं। सॉल्यूशन पूरा हिंदी में रहेगा, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे रहेंगे। हाँ तो बेस्ट रहेगा ना, हम लोग हिंदी भाषी हैं, एकदम जीत के मानेंगे, ठीक है ना। इस बार तो तबाही होनी चाहिए। चलो हेडिंग डालो फिलहाल, हेडिंग डालिए बच्चा फिलहाल, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। सब बच्चों ने डाल लिया? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, सब बच्चों ने हेडिंग डाल ली? हो गया भैया, हो गया हो गया हो गया, चलो बहुत बढ़िया शानदार। तो स्टार्ट करते हैं फिर कि अब प्रभाव क्या पड़ता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता पर। प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, ये जो प्रतिरोधकता शब्द देख रहे हैं, ये जो प्रतिरोधकता शब्द है वास्तव में ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट है। यानी कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट का मतलब हुआ कि ये अलग अलग धातुओं के लिए इसका मान अलग अलग फिक्स है। जैसे अगर मैं तांबे की धातु के लिए बोलूं तो उसके लिए इसका मान अलग फिक्स हुआ है, चांदी की धातु के लिए बोलूं तो चांदी के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलग फिक्स हुआ होगा। तो एक फिक्स मान इसका अलग अलग धातुओं के लिए फिक्स वैल्यू है, समझ रहे हो। अलग अलग चालकों के लिए प्रतिरोधकता का एक फिक्स वैल्यू होता है, ठीक है। अच्छा इतनी बात जान गए हो। अब ये फिक्स वैल्यू आपको दिया रहेगा, जब भी प्रश्न सॉल्व करना रहेगा तो तांबे का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इतना है, तांबे का प्रतिरोधकता इतना है, दे देगा वो आपको वैल्यू। चलिए सर ठीक है, अब ये बात समझ गए कि अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग एक फिक्स वैल्यू होता है रेजिस्टेंस का, लेकिन ये ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। यानी ताप को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी जो है बढ़ जाएगी, ताप को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी। तो प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करता है? डायरेक्टली ताप पे निर्भर करता है। ताप को बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। क्या बताओ सब बच्चे, इतनी बात समझ पाए? इसका एक फिक्स वैल्यू है, किसी अन्य चीज पे निर्भर नहीं करता, दुनिया में किसी चीज पर निर्भर नहीं करता, फिक्स है। लेकिन ताप पे निर्भर करता है, ताप के बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है, ताप पे निर्भर करता है, बाकी किसी भी चीज पे निर्भर नहीं करता दुनिया में। फिक्स वैल्यू है, एक फिक्स मान है, लेकिन एक चीज पे निर्भर करता है। जैसे कि सबका मालिक एक होता है ना, वैसे ही सबका मालिक एक है, सिर्फ एक चीज पे निर्भर करता है, बाकी किसी पे निर्भर नहीं करता, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? बताओ इतने बच्चे, सब बच्चे समझ गए इतनी बात? हाँ चलो आगे बताते हैं, फिर इसको थोड़ा सा लिखते हैं और निकालते हैं कि क्या क्या वैल्यू आई है, क्या क्या दिक्कतें हैं इसमें। तो सबसे पहले लिखते हैं, यदि किसी चालक की प्रतिरोधकता किसी चालक की प्रतिरोधकता, सब बच्चे लिखे, किसी चालक की प्रतिरोधकता। अच्छा पिछली क्लास में आपने प्रतिरोधकता का फॉर्मूला निकाला था, रो से प्रदर्शित करते हैं, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन में एल होता है। सभी बच्चे बताओ पहले, सब बच्चों ने ये निकाला था, रो बराबर आर इंटू ए अपॉन में एल। जो बच्चे थे उन्हें याद होगा, रो बराबर राल, मैंने बोला था रो बराबर राल, याद करने का तरीका भी बताया था, रो बराबर राल, है ना। चलिए सर ठीक है, अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी तो आपने यहाँ तक याद हुआ होगा कि किसी चालक की प्रतिरोधकता हमने इतनी निकाली थी, ठीक है सर। अच्छा अब इसमें ना तब पुनः अगर मैं आर की वैल्यू रख दूं, आर बराबर आपको मैंने बताया था क्या होता है, एम डी अपॉन में ए एन ई स्क्वायर टाउ। ये सब बच्चों को याद है, मैंने निकाला था ओम के नियम से, ओम के नियम से मैंने इतना निकाला था, आपको याद है। यहाँ पे डी क्या थी, यहाँ पे डी क्या था बेटा? चालक की लंबाई थी, चालक की लंबाई थी, यहाँ डी चालक की लंबाई थी। अगर मैं चालक की लंबाई को डी ना मान के एल लूं तो, अगर मैं चालक की लंबाई को डी ना मान के एल ले लूं तो यही फॉर्मूला आपका ऐसे लिखा जाएगा, यही फॉर्मूला आपका ऐसे लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? आर बराबर लिखा जाएगा एम एल अपॉन में ए एन ई स्क्वायर टाउ, जहां पे एल क्या है बेटा? एल क्या है? चालक तार की लंबाई होती है, ठीक है। एल चालक तार की लंबाई, एम जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, फिक्स है।
ए जो है इसका क्षेत्रफल है, ए क्या है बेटा, इसका क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल है। एन क्या है, एन इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना, जितने भी अंदर इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का घनत्व है, डेंसिटी है। जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उतना कम प्रतिरोध होगा, जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन उतना कम प्रतिरोध। ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, और टाउ क्या है, श्रांति काल है, यानी इलेक्ट्रॉनों के टकराने के बीच में लगने वाला समय है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। चलिए भैया, अब इस आर का मान उठा के इसमें रख दिया जाए तो आर का मान, इसको समीकरण 1 बना दीजिए और लिख देते हैं आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, आर का मान अगर मैं यहां रख दूं तो क्या हो जाएगा, बताइए जरा ध्यान से। आर का मान उठा के यहां रख दूं तो क्या होगा, रो बराबर मेरा क्या मिलेगा, बताइए। रो की जगह, आर की जगह हम इतनी सारी चीजें उठा के रख दे रहे हैं, आर की जगह हम इतनी सारी चीजें उठा के रख दे रहे हैं। क्या क्या रख रहे हैं, एम एल अपॉन में ए एन ई स्क्वायर टाउ, ये रखा, और आर की जगह मैंने सब उठा के रख दिया, अपॉन में इंटू में क्या है, ए अपॉन में एल भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है बेटा, ए अपॉन एल भी तो है ना साथ में। आर की जगह आपने इतनी सारी चीजें उठा के रख दी, ए अपॉन में एल है कि नहीं है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जल्दी जल्दी आओ भाई, जल्दी जल्दी आओ, फटाफट आओ और देखते जाओ ध्यान से क्या क्या चीजें हो रही हैं। ए से ए कट गया, एल से एल निपट गया, ए से ऊपर नीचे ए कट गया, एल से एल निपट गया। भैया रो बराबर कितना आया, रो बराबर आया, ऊपर बचा एम, नीचे बचा एन ई स्क्वायर टाउ, एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ आया। बताओ सब बच्चे, यहां तक समझ में आया, बताओ यहां तक समझ में आया, रो बराबर एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ आया। फिर से देखो, रिपीट कर रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना। रो बराबर आर इंटू ए अपॉन में एल पढ़ा चुका हूं, समीकरण 1 बना दिया। मैंने कहा आर बराबर हम ओम के नियम से निकाले हैं एम डी अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ। अगर हम लंबाई को एल लें, डी ना लें, लंबाई को एल ले लें, ठीक है, क्या दिक्कत है, डी से एल ले लीजिए, तो डी की जगह एल लिख दिया, तो हमने आर बराबर इतना पता है। अब आर की वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दिया, जैसे ही रखा तो एल से ऊपर नीचे एल, ए से ए कट गया, रो बराबर कितना आया, एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ। बताओ सब बच्चे, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आया कि नहीं आया, डन है सब बच्चों को यहां तक, कॉपी में हुआ, कॉपी में हुआ, डन का मतलब कॉपी में हुआ, पूछ रहा हूं मैं, हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। तो रो बराबर एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ। बेटा यहाँ पे ना एम कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, फिक्स होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान फिक्स है। इलेक्ट्रॉन का अगर किसी भी धातु ले रहे हो, कोई भी धातु ले रहे हो, जैसे चांदी ले लिए, तो चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व फिक्स है, जितना भी मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा चांदी में फिक्स है। ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ये भी फिक्स है। लेकिन टाउ फिक्स नहीं है, टाउ फिक्स नहीं है। कैसे सर टाउ फिक्स नहीं है, बेटा टाउ ऐसे फिक्स नहीं है क्योंकि यहाँ पे यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ जो टाउ है ना वो किस पर निर्भर करता है, टाउ जो श्रांति काल है, टाउ बराबर श्रांति काल, टाउ बराबर क्या है, श्रांति काल, ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। आपको पिछली क्लास में बताया था ताप पर निर्भर करता है, याद है आपको, आग वाला बताया था कि अगर घर में आग लगेगी तो आप जल्दी जल्दी भागेंगे, आप जल्दी जल्दी भागेंगे अगर घर में आग लगेगी। मतलब अगर आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर आप नॉर्मल चाल से अगर भाग रहे हैं तो नॉर्मल चाल से भागेंगे तो आप 2 मिनट मान लीजिए चल के पहुंच रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अगर कहीं आग लग गई, आपके पीछे आग लग गई, तो फिर क्या होगा, आप इस 2 मिनट नहीं लेंगे, पता लगा आप आधे मिनट में पहुंच गए, 30 सेकंड में पहुंच गए यहां से यहां तक। पता चला कि नहीं, अगर आग लग गई तो आप 30 सेकंड में दौड़ते भागते वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर 2 मिनट में आराम आराम से जाएंगे तो इस अभी तक 1 ही मिनट में 2 मिनट लग रहा है। तो मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ा, चालक का अगर टेम्परेचर बढ़ा तो इलेक्ट्रॉनों के जो टक्कर के बीच समय है वो कम लगने लगता है, माने जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन टकराने लगते हैं। बात समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी टकराने लगते हैं। अगर ताप बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है चालक का, तो इलेक्ट्रॉन टकराने जल्दी जल्दी लगते हैं, और जल्दी जल्दी टकराएंगे तो क्या होगा, समय कम लगेगा, कम समय में वो पूरा कर लेंगे, और कम समय लगा तो टाउ क्या हो जाएगा, कम होगा, टाउ क्या हो जाएगा, कम होगा। और अगर टाउ कम हुआ, समय कम लगा, टाउ कम हुआ, तो बताओ बेटा क्या होगा, बताओ बेटा क्या होगा, टाउ के साथ उल्टा रिलेशन है, टाउ कम होगा तो रो क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा,
टाउ कम होगा तो रो क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? टाउ कम होगा तो रो बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। वेरी गुड बेटा, बढ़ेगा। अगर टाउ कम होगा तो ये तो उल्टा रिलेशन में है ना, ये देखो बटे में है, तो अगर ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा, ये कम होगा तो ये ज्यादा, मतलब समय कम लगेगा तो प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या बात हो रही है, शांति काल ताप पर निर्भर करता है। उसके बाद लिखिए यदि ताप बढ़ता है, ताप बढ़ता है, ताप बढ़ता है तो श्रांति काल, श्रांति काल, ताप बढ़ता है तो श्रांति काल घटता है, घटता है। इस प्रकार, इस प्रकार, ठीक है। ताप बढ़ता है तो श्रांति काल क्या होता है बेटा, समय क्या है, कम लगेगा। ताप बढ़ेगा, समय कम लगेगा, टक्कर जल्दी जल्दी होने लगेगी, चाल बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉनों की। इस प्रकार जो हमारा रो है वो किस क्या है, निर्भर कर रहा है टाउ पर, ऐसे उल्टा रिलेशन में है, रो टाउ के साथ उल्टा रिलेशन में है। इस प्रकार प्रतिरोधकता क्या होती है, फिर प्रतिरोधकता क्या होगी, टाउ बढ़ेगा और सॉरी श्रांति काल घटेगा तो, श्रांति काल घटेगा तो बेटा, श्रांति काल घटेगा तो रो मेरा बढ़ेगा, प्रतिरोधकता क्या होगी, प्रतिरोधकता क्या होगी, बढ़ती है, प्रतिरोधकता बढ़ता है या बढ़ती है, ठीक है। अतः, अतः प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ताप के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ताप के, आप ऐसे लिख सकते हैं, प्रतिरोधकता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ताप के, माने रो टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रो टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ताप बढ़ाओगे तो रो भी बढ़ जाएगा, ताप बढ़ाओगे तो रो भी बढ़ जाएगा। बात समझ में आई सब बच्चों को? क्या लिखा है, श्रांति काल ताप पर निर्भर करता है, टाउ ताप पर निर्भर करता है। ताप बढ़ता है तो श्रांति काल घटता है, ताप बढ़ेगा तो समय कम लगेगा, जल्दी जल्दी टक्कर होगी इलेक्ट्रॉनों के अंदर, अंदर जितने भी चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो जल्दी जल्दी टकराएंगे तो समय कम लगेगा, और समय कम लगेगा तो, समय कम होगा तो हमारा प्रतिरोधकता बढ़ जाएगा। यानी ताप के बढ़ने पर प्रतिरोधकता बढ़ रहा है, यानी एक दूसरे पर क्या है, रिलेट कर रहे हैं। ताप के बढ़ने पर प्रतिरोधकता बढ़ रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बताओ बताओ, लिख लिए, नोट किए, नोट किए, नोट किए? हो गया नोट? चलो आगे, आगे देखते हैं फिर। एक और फॉर्मूला एनसीईआरटी हमें बार बार देता है, बार बार एक फॉर्मूला हमें एनसीईआरटी देता है, नोट में डालिए और उस फॉर्मूले को नोट करिए, नोट में डालिए। यदि, यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता रो जीरो तथा T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता रो टी, टी डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता रो टी हो तो, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारी प्रतिरोधकता है वो रो जीरो और T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता रो टी हो, तो फॉर्मूला इसका होता है रो टी बराबर रो जीरो 1 प्लस अल्फा टी। बेटा ये फिक्स है फॉर्मूला, ये डायरेक्ट आपको रखा जाएगा, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, क्योंकि ये संबंधित फॉर्मूला है। संबंधित फॉर्मूला समझते हो, मतलब कि ये डायरेक्ट प्रैक्टिकल द्वारा निकाला गया है, मैं लैब में इसको प्रैक्टिकल करके तब इस फॉर्मूले को निकाला गया है, इसका कोई प्योर डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। रो टी बराबर रो जीरो 1 प्लस अल्फा टी, ये पहला नंबर यहाँ पे डालिए, दूसरा नंबर डालिए, यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, प्रतिरोध का भी डायरेक्ट इसी तरीके से फॉर्मूला है, प्रतिरोध R0 तथा T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध RT है, RT है, तब 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 एक रिलेशन इसमें भी मिलता है, RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी। ये बेटा यहाँ तक, इसको नोट में डाल के लिखिए, इसको नोट में डाल के लिखिए। एनसीईआरटी में इसका प्यारा प्यारा न्यूमेरिकल है, जब हम एनसीईआरटी का एक पूरा सॉल्यूशन कराएंगे। वैसे एनसीईआरटी सॉल्यूशन से स्टार्ट है, आपको पता होना चाहिए, यूट्यूब पर हर थर्सडे एक चैप्टर का पूरा एनसीईआरटी न्यूमेरिकल में कराता हूँ, हर थर्सडे
एनसीईआरटी के पूरे एक चैप्टर का न्यूमेरिकल कराता हूं। लिखा हुआ लाइए, लिखा हुआ लाइए। अगर मैं लिखा हुआ लाऊंगा तो तुम खाली बैठे रहो, मतलब खाली तो बैठे रहोगे। फिर चाहते हो ना कि खाली बैठे रहें क्लास में, यही तो चाहते हो कि खाली बैठे रहें क्लास में, बतियाते रहें सबसे। हाँ, पेन ना चलानी पड़े, पेन बाद में चलाएं, बैठ के मेहनत करें, सब बच्चों को परेशान करें, गरियाते फिरें, गाली गलौज करते रहें, ये चाहते हो? हाथ को बिजी रखोगे कॉपी पेन के साथ तो तुम्हें कमेंट बॉक्स में टाइप करने नहीं मिलेगा, यही तो चाहते हो? कमेंट बॉक्स में टाइपिंग बंद कर दो अब, ठीक है? क्लास हम संभाल लेंगे, हमारा टॉपिक भी संभाल लेंगे, सब संभाल लेंगे, टॉपिक की चिंता मत करो। एक लड़का कह रहा था सर लिखा हुआ लाइए, आप लिखिए मत इस तरीके से। तो मैंने कहा बेटा अगर मैं लिखा हुआ लाऊंगा तो मैं पढ़ दूंगा, और पढ़ दूंगा तो तुम जो है उस समय बिजी रहोगे टाइपिंग करने में, एक दूसरे से बात करने में। अभी तुम्हारा हाथ बिजी है लिखने में, तो हाथ को लिखने में बिजी रखो, ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, ठीक है? चलो ये समझ में आ गया कि नहीं? यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता रो जीरो और T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता रो टी हो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझिए, इसका मतलब समझिए प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। रोटी क्या है? किसी भी तापमान, मान लो कि मैं आपसे उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनोगे बात समझ जाओगे। यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले में रोटी है बराबर रो जीरो 1 प्लस अल्फा टी। इसका क्या मतलब हुआ? मैं आपसे ये कह रहा हूं, जैसे मैं आपसे उदाहरण के तौर पे कहूं, जैसे मैं आपसे उदाहरण के तौर पे कहूं ऐसे कि कोई एक धातु है, मान लीजिए चांदी है, मान लीजिए चांदी है, चांदी का एक, तो ये कौन है खरखर कर रहा है ऊपर, परेशान कर रहा है? तो चांदी का देखिए, चांदी का अगर मैं आपको दे दूं रोटी, रोटी मतलब क्या? T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता। चांदी का मैं T डिग्री सेल्सियस पर अगर मैं प्रतिरोधकता दे दूं, मान लीजिए कि 3.2 इंटू 10⁻⁻5 है, चलिए T डिग्री सेल्सियस पर मैं चांदी का प्रतिरोधकता दे दूं, T क्या, मैं इसको बोल देता हूं चलो 100, चलो मैं इसको पूरा 100 डिग्री सेल्सियस पर बोल देता हूं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर चांदी का प्रतिरोधकता इतना है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर चांदी का प्रतिरोधकता, 0 डिग्री सेल्सियस पर चांदी का प्रतिरोधकता चलो मैं बोल दे रहा हूं 1.2 इंटू 10⁻1.6 लिख देता हूँ, 1.6 इंटू 10⁻⁻5 है, चलो इतना लिख दिया। अब 100 डिग्री सेल्सियस पर इतना लिख दिया, 0 डिग्री सेल्सियस पर इतना लिख दिया, और मैं आपसे कहूं कि बताओ बताओ अल्फा का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू, अल्फा कितना होगा, अल्फा कितना होगा? आप कहोगे सर पहले ये तो बताइए अल्फा होता क्या है? तो यहाँ पे जो अल्फा होता है ना प्यारे बच्चों, वो होता है प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं अल्फा को। क्या कहते हैं? प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं, ताप गुणांक कहते हैं प्यारे बच्चों। अल्फा एक प्रकार का कांस्टेंट होता है सभी धातुओं के लिए, जितनी भी धातुएं हैं ना दुनिया में, उन सब के लिए अल्फा कांस्टेंट है, फिक्स है, अल्फा नहीं बदलता, ताप पे भी निर्भर नहीं करता, अल्फा किसी चीज पे निर्भर नहीं करता, अल्फा की वैल्यू फिक्स है, ठीक है? तो प्रतिरोध ताप गुणांक एक प्रकार का अल्फा है, उसे निकालना है, निकाल पाओगे? निकाल पाओगे? देखो रोटी कितना दिया है 3.2, रख दो यहाँ 3.2 इंटू 10⁻⁻5 रख दिया, बराबर रो जीरो की वैल्यू कितना दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻5 रख दिया, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू नहीं पता, टी का वैल्यू पता है 100 डिग्री सेल्सियस, टी का वैल्यू पता है कितना है 100 है, टी का वैल्यू 100 डिग्री सेल्सियस, 100 है बेटा 100, रख दिया ऐसे। यहाँ पे देखो 0 और 100 दिया था ना, 0 और 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पर रो का वैल्यू इतना, 0 डिग्री सेल्सियस पर रो का वैल्यू इतना, पूछ रहा है बताओ अल्फा कितना होगा। प्रश्न ऐसे मैंने बना दिया आपके लिए, आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न मैंने बना दिया, आप सॉल्व करो। रो टी यानी कि T डिग्री सेल्सियस यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर वैल्यू हमें दी है, हमने यहाँ रख दिया, 0 डिग्री सेल्सियस पर वैल्यू हमें ये दी है, हमने रख दिया, 1 रखा, अल्फा रखा, टी क्या रखूंगा तापमान, कितना तापमान बढ़ा 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ा, तो टी की जगह हमने 100 रख दिया। सॉल्व कर पाओगे? नहीं, इसे लिखना नहीं है, बस समझना है, बस इसको समझना है, ठीक है? बस इसको समझना है, ठीक है? तो समझो, देखो यहाँ पे ध्यान से समझो इसको ध्यान से। अब यहाँ पे देखिए काटेंगे, कैसे काटेंगे, कैसे करेंगे? 1.6 से 3.2 दो बार में चला गया, 10 की घाते -5 से 10 की घाते -5 चला गया, कट गया, क्या बचा उधर? 2 बराबर क्या बचा? 1 प्लस अल्फा इंटू में 100, ये बचा। अब +1 उधर गया बेटा, -1 हो गया, 2 - 1 बराबर कितना हो जाए? अल्फा इंटू में 100, 2 में से 1 गया, 1 बराबर अल्फा इंटू में 100।
अब गुणा में 100 इधर आया तो भाग में चला गया, 1/100 बराबर कितना हो गया, अल्फा हो गया। और अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, 10 की घाते 2, ऊपर गया 10 की घाते -2 हो गया, 10 की घाते -2। इसका मात्रक होता है प्रति डिग्री सेल्सियस, प्रति डिग्री सेल्सियस इसका मात्रक होता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कितने बच्चों को ये समझ में आया? कैसे निकालते हैं, कैसे निकाला मैंने क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, कैसे किया बताओ। यहाँ पे रोटी की वैल्यू दी हुई थी, मैं रो जीरो की वैल्यू दी हुई थी, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता दिया था, 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता दिया था, मुझे अल्फा की वैल्यू निकालनी थी, मैंने तुरंत अल्फा की वैल्यू निकाल दी। 1 प्लस टी की जगह क्या रखोगे भैया, तापमान 100 डिग्री सेल्सियस दिया था, 0 से 100 हो गया था, तो टी की वैल्यू 100 रखोगे, ठीक है, पूरा सेम, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने वैल्यू उठा के दे दी, रोटी की जगह रोटी रख दिया, रो जीरो की जगह रो जीरो रख दिया, 1 प्लस अल्फा इंटू 100 कर दिया, सॉल्व कर लिया, 1.6 से 3.2 2 बार में कट गया, 10 की घाते -5 से 10 की घाते -5 कट गया, उधर बचा 2 बराबर 1 प्लस अल्फा इंटू 100 प्लस 1 है, उधर गया बेटा -1 हो गया, 2 -1 बचा 1 अल्फा इंटू 100, 100 उधर गया भाग में चला गया, कट के ऊपर चला गया, 2 जीरो है प्लस में, ऊपर गया तो -2 हो गया, खत्म कहानी। बताओ समझ में सबको आया, सबको समझ में आया कि नहीं आया भाई? आसान था, आसान था, आसान था कि नहीं? 3 बार समझा भी दिया, आसान है कि नहीं? नहीं है आसान, इतना कठिन है, इतना कठिन है, इतना कठिन कैसे हो गया जी? चलो भाई अगला हेडिंग डालिए, अगला हेडिंग डालिए, यहां पे लिख लीजिएगा, यहां पे लिख लीजिएगा, जहां 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 निचवा थोड़ा सा लिख लीजिएगा नोटवा में, जहां अल्फा क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक है, अल्फा क्या है जी, प्रतिरोध ताप गुणांक है, गुणांक है, खड़ी पाई, इतना लिख लीजिएगा जी, इतना लिख लीजिए। अच्छा, ये सबने न्यूमेरिकल को कॉपी में नहीं करना है, कॉपी में नहीं करना है, बस समझने के लिए था कि समझते तो रहिए लगता कैसे है फॉर्मूला, फॉर्मूला लगेगा कैसे और क्या क्या निकालना रहेगा, फॉर्मूला कैसे यूज होगा, हमने आपको बता दिया कि फॉर्मूला अगर आपको दे अगर कहीं, तो फॉर्मूला लगेगा कैसे, कि भाई अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर दे दे प्रतिरोधकता, 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी धात्विक तार या चांदी का प्रतिरोधकता हमको दे दिया, हमसे कह दे अल्फा निकालिए, हम अल्फा कैसे निकालेंगे, ऐसे निकाल लेंगे करके। बताइए समझ में आ रहा है ना? हाँ सर, ठीक ठीक ठीक, बढ़िया है, बढ़िया 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 है। अच्छा बैक करें, बैक ले लो भाई, बैक ले लो, कोई दिक्कत, नोट कर लो फटाफट, यहाँ पे भी अल्फा है बेटवा, यहाँ पे भी अल्फा है, दोनों अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक है, ठीक है। चलो लिखो जल्दी जल्दी, सबका हो गया? क्वेश्चन एक तो करवा ही दें क्या, एक तो होमवर्क में दें, एक क्वेश्चन होमवर्क में दे ही दे क्या, किताब से हमको एक क्वेश्चन देखना पड़ेगा, एक क्वेश्चन होमवर्क में दे देते हैं, चलो दे दें एक क्वेश्चन होमवर्क में, क्या कहते हो जी? कोई नहीं, मिल जाएगा, डीपीपी में मिल जाएगा, डीपीपी लगा लेना, डीपीपी मिल जाएगा। लाल टमाटर कौन भेज रहा है, लाल टमाटर कौन भेज रहा है जी? चाउमीन बनाने का मन करने लगता है तुरंत फिर मेरा। विशिष्ट चालकता हेडिंग डालो फिर, अब विशिष्ट चालकता हेडिंग डालिए, विशिष्ट चालकता हेडिंग डालिए। नहीं, प्रति डिग्री सेल्सियस होता है, प्रति डिग्री सेल्सियस, अल्फा का जो मात्रक होता है वो प्रति डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री सेल्सियस -1, ठीक है, क्या होता है, प्रति डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अल्फा का मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। हो गया सब बच्चों का? सर फर्स्ट स्लाइड दिखाइए, फर्स्ट स्लाइड चाहिए देखने के लिए, ये लो भाई फर्स्ट स्लाइड, ये है फर्स्ट स्लाइड, ये है फर्स्ट स्लाइड, देख लो, स्क्रीनशॉट लो बेटा, हम आगे बढ़े क्योंकि टाइम नहीं बर्बाद करना है, ढेर सारा टॉपिक है, 2 टॉपिक अभी बचे हैं, 2 टॉपिक हुए हैं, 2 टॉपिक बचे हैं, ये इसको नोट करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3 आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लो 1 2 3 आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो 1 2 3 आगे बढ़ रहे हैं, इसको नोट नहीं करना है, बस इसको समझना था, इसको मैं एक उदाहरण के तौर पे बस मैं समझाने के लिए लाया था, या अगर आपको फॉर्मूला कहीं लगाना पड़े तो बेसिकली तुरंत ऐसे खटाक से फॉर्मूला लगाना, वैल्यू पुट करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए अब आगे हेडिंग डालिए, विशिष्ट चालकता, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, कुछ नहीं होता बेटा, ये हेडिंग डालो सब बच्चे, विशिष्ट चालकता, इसमें लिखो थोड़ा सा, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, विशिष्ट
प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का अगर हम उल्टा कर दें, आपको याद है अगर मैं प्रतिरोध को उल्टा करता था, 1/r करता था, तो मुझे विशिष्ट चालकता क्या मिलता था? चालकता मिलती थी। अरे यार, एक बच्चे ने कंफ्यूज कर दिया था उसको, चालकत्व बोल बोल के कंफ्यूज कर दिया था। चालकता होती है वो, ठीक है। चालकता जो है प्रतिरोध के उल्टा होती है, और विशिष्ट प्रतिरोध का अगर हम उल्टा करें तो विशिष्ट चालकता मिल जाएगी। चालकता जो है प्रतिरोध का उल्टा है, चालकता प्रतिरोध का उल्टा होती है, और विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होती है। विशिष्ट प्रतिरोध को ही हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता भी बोलते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को ही हम प्रतिरोधकता बोलते हैं, रो बोलते हैं। तो रो का अगर हम उल्टा करें यानी 1/रो करें तो हमें मिल जाता है विशिष्ट चालकता, यानी कि सिग्मा। क्या मिलता है? सिग्मा मिलता है, विशिष्ट चालकता। सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं बेटा, ठीक है। यहां पे लिख दे रहा हूं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। फिजिक्स में इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, खड़ी पाई भैया। चलो, इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गया। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक बताइए क्या हो जाएगा भैया? इसका मात्रक ओम मीटर नीचवा होता है, ओम मीटर ऊपर चला गया तो ऊपर जाएगा, तो इसका मात्रक हो जाएगा म्यू। ओम का उल्टा करेंगे तो म्यू हो जाएगा, और मीटर का उल्टा करेंगे तो म्यू मीटर माइनस वन। इसका मात्रक ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? म्यू मीटर -1, ठीक है। खड़ी पाई। बताओ सब बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आया? विशिष्ट प्रतिरोध का अगर हम उल्टा करें तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर 1/रो होता है, और इसका मात्रक म्यू मीटर -1। ओम का उल्टा किया तो म्यू बना, मीटर का उल्टा किया मीटर माइनस बना, ठीक है। रो का मात्रक होता है ओम मीटर। रो का मात्रक समझ रहे हो कि नहीं? रो का मात्रक कितना होता है? रो का मात्रक होता है 1/में ओम मीटर ऐसे होता है। ओम उल्टा होगा तो म्यू बनेगा, और मीटर उल्टा होगा तो मीटर -1 बनेगा, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया? जहां तक सब बच्चों को ये समझ में आया? कुछ इसमें था नहीं बेटवा। क्या था? विशिष्ट प्रतिरोध को उल्टा करना था, विशिष्ट चालकता कहलाता है। बस हाथ पैर चलाते रहो, लिखते रहो कॉपी में। लिख गया? बताओ जल्दी से, नहीं लिखा? हो गया? छुट्टी चाहिए? 2 मिनट हथवा चल के आ गया, थक गया होगा ना हाथ, लिखते लिखते हथवा थक गया होगा, छुट्टी चाहिए तुरंत। बीमा चाहिए। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा सर इसका बीमा बताइए, तो आपको पहले रो का बीमा जानना होगा। रो का बीमा मैंने बताया था। रो का बीमा क्या होता है? अगर ओम मीटर लिखना है तो ml2t-3 ml2t-3 a-2, ये होता है आर का बीमा। अगर मैं इसी में एल से गुणा कर दूं तो हमारा निकल के आएगा ml3। रो का बीमा होता है ml3t-3 a-2, रो का बीमा होता है। अगर रो का बीमा इतना है तो इसी को उल्टा करते चले जाएंगे तो इस सिग्मा का बीमा मिल जाएगा, यानी m-1 हो जाएगा बेटा, l-3 हो जाएगा, और t-3 से ऊपर जाएगा तो +3 बन जाएगा, और -2 से ऊपर जाएगा तो ये +2 बन जाएगा, a2 बन जाएगा। ये हो जाएगा इसका बीमा। बताओ, कर लोगे अब? अब कोई दिक्कत नहीं, समस्या नहीं, परेशानी नहीं, कुछ नहीं है। m-1 l-3 t3 a2। क्या बात है सर, मेरा नोट्स नहीं आया? अच्छा, और क्या दिक्कत है? इतने सारे लाल टमाटर क्यों है जी? म्यू का मतलब, अरे म्यू का मतलब कुछ नहीं होता, ओम का उल्टा होता है बेटा। देखो, ओम का स्पेलिंग होता है OHM, ओम का वो स्पेलिंग होता है OHM। इसी को अगर उल्टा पढ़ो तो अगर 1/ओम लिखोगे ना, 1/ओम, तो इसी को उल्टा लिख देते हैं MHO। क्या लिख देते हैं? MHO। और MHO को हिंदी में क्या लिखते हैं? म्यू लिखते हैं।
1/ओम म्यो होता है, 1/ओम क्या होता है, म्यो लिखा जाता है, और म्यो को हिंदी में ऐसे लिखते हैं, पलट के लिख देते हैं OMHO पीछे से, 1/ओम को म्यो लिखते हैं। 1/r, 1/r जब मैंने जी का वैल्यू भी बताया था, जी बराबर 1/r, तो इसका मात्रक क्या लिखा था हमने, इसका मात्रक म्यो ही तो लिखा था, या ओम इनवर्स लिखो, या तो ओम इनवर्स लिखो, ओम -1 लिखो इसका मात्रक, या तो साइमन लिखो, बताया था ना इसके कई सारे मात्रक, 3 मात्रक बताए थे मैंने, विशिष्ट चालकता के मात्रक, ये तो विशिष्ट चालकता है, चालकता का मात्रक बताया था। सब बच्चों को समझ में आ गया? रो का विमा का उल्टा कर देंगे तो इसका सिग्मा का विमा आ जाएगा, रो का विमा का उल्टा कर देंगे तो सिग्मा का विमा आ जाएगा, उसमें क्या है। चलिए सर आगे देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट, अगली हेडिंग डालिए, विद्युत ऊर्जा तथा जूल का नियम, विद्युत ऊर्जा तथा जूल का नियम, सब बच्चे हेडिंग डालो कॉपी में, विद्युत ऊर्जा और जूल का नियम। विमा रॉन्ग है, विमा उमा कुछ रॉन्ग नहीं है, फालतू की बातें करो ना, चुपचाप नोट कर लो, विमा रॉन्ग है, हमको सिखाओगे, हमको सिखाओगे? कुछ रॉन्ग नहीं है बेटा, सब सही है, शांति से नोट कर लो, सब कुछ सही है, ठीक है, सब कुछ सही है, तुमने कहीं गलती से देख लिया है, चेक करो अपनी गलतियां, देखो बेटा मेरी गलतियां मत देखा करो, मैंने सही लिखा है। आगे देखो, विद्युत ऊर्जा और जूल का नियम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जूल्स, तो हेडिंग डालो फटाफट, फटाफट हेडिंग डालो, जल्दी जल्दी हेडिंग डालो सब बच्चे, हेडिंग डाले कि नहीं डाले, कम्युनिटी में जोड़ दीजिए सर, अरे इतना समस्या कैसे है तुम लोग को, हेडिंग क्या डालो, पेनवा हाथ चलाओ, कमेंट बॉक्स रोक दो, कमेंट बॉक्स की जरूरत नहीं है, कमेंट बाद में करेंगे, फिर खेला जाएगा कमेंट, अभी तो हेडिंग डालो, विद्युत ऊर्जा जूल का नियम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जूल्स लॉ, ठीक है। चलिए अब भैया विद्युत ऊर्जा जूल्स का नियम, इसका मतलब क्या हुआ, जूल ने एक नियम दिया था, जूल नामक एक वैज्ञानिक ने, क्या नियम दिया था, पहले इस नियम को समझ लिया जाए, पहले थोड़ा सा समझा जाए फिर लिखा जाए, क्या कहते हो, पहले थोड़ा सा समझा जाए फिर लिखा जाए, तो पहले थोड़ा समझते हैं। बेटा देखो होता क्या है, आप सब जानते हो कि चालक के अंदर कौन होता है, चालक के अंदर कौन बैठा होता है, कहोगे सर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन होते हैं चालक के अंदर, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर उधर टक्कर मार रहे होते हैं एक दूसरे को, बहुत सारी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर उधर टक्कर मार रहे होते हैं, कहोगे यहाँ से टक्कर मार रहे होते हैं, इधर उधर कहीं भी कोई भी आ जा रहा होता है समझ गए, समझ गए कि नहीं समझे, तो बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर उधर टक्कर मार रहे होते हैं, सब बच्चों को पता है, ठीक है। अब इसके सिरों पर अगर हम बैटरी लगा देते हैं कुछ इस प्रकार से, इसके सिरों पर क्या लगा दिया, इस प्रकार से हमने बैटरी लगा दिया, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर जोड़ दिया, नेगेटिव इधर जोड़ दिया, नेगेटिव इधर जोड़ दिया बेटा, नेगेटिव इधर जोड़ दिया, अब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या स्थापित हो जाएगा, एक प्रकार का विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा, भैया पॉजिटिव सिराइए नेगेटिव सिराइए, तो सारे इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं, सारे इलेक्ट्रॉन जितने भी इसके अंदर घूम रहे थे अभी इधर उधर, क्या उनको एक बल का अनुभव महसूस होगा, क्या उनको एक बल लगेगा, ताकत महसूस होगी उनको, उनको लगेगा कोई मुझे खींच रहा है अपनी तरफ, अभी जो इधर उधर आराम से घूम रहे थे, नाच रहे थे, डांस कर रहे थे, क्या उनको अब कोई बल का अनुभव होगा, बिल्कुल होगा, क्यों होगा, क्योंकि वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत क्षेत्र में अब स्थित हो जाएंगे, उनके ऊपर एक वैद्युत क्षेत्र लग रहा है, और वैद्युत क्षेत्र में जब भी कोई आवेश होता है, वैद्युत क्षेत्र में जब भी कोई आवेश होता है तो उस पर क्या लगता है, एक बल लगता है, कितना लगता है, Q × E बल लगता है, ये बात पता है ना आपको, वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई भी आवेश होता है तो उस पर एक बल लगता है, और वो बल है बराबर Q × E, और अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के आवेश को छोटका ई से लिखते हैं, तो छोटका ई इंटू बड़का ई, छोटका ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और बड़का ई क्या है, आरोपित विद्युत क्षेत्र है, जो विद्युत क्षेत्र लगा है। बतिया ना करा करो, सुन लिया करो महाराज, थोड़ा सा पढ़ाई के समय सुन लिया करो। अच्छा एक बच्चा कह रहा है कि सर नहीं संडे की क्लास लगेगी, लेकिन थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा सब्र करो, सब्र करो, सब्र का फल मीठा मिलता है, ठीक है, बातचीत बंद कर दो, दिमाग को भटकाओ मेरे मत, नहीं तो टाइम निकल जाएगा बतिए करत करत। सुन लो बेटा ध्यान से प्लीज, रिक्वेस्ट। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने आरोपित करी, हमने एक बैटरी लगाई, सारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे बेटा, सारे इलेक्ट्रॉनों को एक बल का अनुभव हुआ, सारे इलेक्ट्रॉन जो है अब क्या कर रहे हैं ना, सारे इलेक्ट्रॉन ध्यान से देखना, सारे इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चलना शुरू कर दिए, धीरे धीरे इधर की तरफ चलना शुरू कर दिए, क्यों, क्योंकि ये वाला हिस्सा क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना शुरू कर दिए,
सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ की तरफ एक बल का अनुभव करते हैं और सबके तरफ इधर तरफ चलना शुरू कर देते हैं। इधर तरफ चलना शुरू कर देते हैं, बैटरी के इस तरफ चलना शुरू कर देते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन इधर तरफ चलना शुरू कर देते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन इधर तरफ चलना शुरू कर देते हैं। भैया क्यों चलना शुरू किए, क्यों चलना शुरू किए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस है और ये वाला हिस्सा प्लस है। इलेक्ट्रॉन माइनस है और ये वाला हिस्सा प्लस है, तो प्लस वाला हिस्सा माइनस वाले को क्या करता है, सारे इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, अपनी तरफ खींच के, माइनस वाले सारे इलेक्ट्रॉनों को ये प्लस वाला हिस्सा क्या करेगा, अपनी तरफ खींच के आकर्षित करेगा, आकर्षित करेगा। और आकर्षित करेगा तो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, देखते जाइए ध्यान से, ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना शुरू करते हैं, ऐसे खरखर 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 बैटरी में घुस जाते हैं। कहाँ जाते हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन? घुसते घुसते बैटरी में घुस जाते हैं, तुरंत बैटरी में घुस जाते हैं। बैटरी पता है क्या काम करती है? अब सुनिए बैटरी क्या काम करती है। ये बैटरी का काम ये होता है प्यारे बच्चों, ये बैटरी का काम ये होता है, इन इलेक्ट्रॉनों को फिर से धक्का मार देती है, इन इलेक्ट्रॉनों को फिर से धक्का मार देती है और यहाँ पे भेज देती है। तो बैटरी इलेक्ट्रॉनों को घुमाने का काम करती है। कोई आपसे पूछे बैटरी करती क्या है, बैटरी का काम क्या करती है, तो बैटरी का जो काम होता है ना, बैटरी का काम इलेक्ट्रॉन को परिपथ में घुमाने का काम होता है, परिपथ में घुमाने का काम है, घुमाने का काम है। ये इलेक्ट्रॉन नहीं देती, पहले तो ये जानिए, इलेक्ट्रॉन देती नहीं है बैटरी, बैटरी इलेक्ट्रॉन नहीं देती। बैटरी सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन है उनको परिपथ में निरंतर घुमाती रहती है, घुमाती रहती है, घुमाती रहती है। तो बैटरी एक प्रकार की ऊर्जा देती है। क्या देती है? एनर्जी देती है, ऊर्जा देती है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, परिपथ में घूमते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? नाचते रहते हैं इधर उधर। यहाँ से निकले, बैटरी के अंदर गए, बैटरी क्या करी, इन्हें फिर से वापस फेंकती है घचघचा के, निकलते हैं, फिर खर 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 कर यहाँ जाते हैं, फिर खर खर कर कर यहाँ जाते हैं। तो जिधर तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जिधर तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसके उल्टा दिशा में, उल्टा दिशा में क्या बहने लगती है परिपथ में, उसके उल्टा दिशा में क्या बहने लगती है परिपथ में? धारा। क्या बहने लगती है परिपथ में? धारा बहती है। तो इलेक्ट्रॉनों के उल्टा दिशा में परिपथ में एक धारा बहती है। क्या बहती है? एक धारा। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर्किट क्या है बेटवा? सर्किट माने तार ऐसे जोड़ दिए बैटरी से, बैटरी से ऐसे तार जोड़ दिए, बल्ब में लगा दिए, यही सर्किट है। इसी को हिंदी में परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? परिपथ कहते हैं। तार जोड़ देना बैटरी से बल्ब में, बल्ब से बैटरी में जोड़ देना, ये पूरा पूरा परिपथ बन गया। परिपथ जितना जटिल भी हो सकता है, परिपथ और जटिल भी हो सकता है, तो मैंने सरल बता दिया। तार की वजह इसमें और भी कुछ जोड़ दो, इसमें मीटर जोड़ दो, इसमें वोल्ट मीटर जोड़ दो, कुछ भी इसमें जोड़ दो, इसमें जो भी चीज जोड़ते जाओगे ये सर्किट हमारा और ज्यादा जटिल होता जाएगा, परिपथ और ज्यादा जटिल होता जाएगा। लेकिन हमें जटिल परिपथ नहीं बनाना है, हम आसान परिपथ हम ऐसे कह सकते हैं कि एक बैटरी है, एक बैटरी हमने ली, एक बैटरी ली, एक ऐसे बैटरी ली और यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया? एक बल्ब जोड़ दिया। लो सरल परिपथ बन के तैयार है। बल्ब से बैटरी, बैटरी ली है, बल्ब जोड़ दिया, बस बल्ब जलेगा, बल्ब जल रहा है। ये एक सरल परिपथ है, ये एक सरल परिपथ है। चाहो तो यहाँ कुंजी लगा दो, कुंजी लगा दो, स्विच लगा दो, स्विच लगा दोगे तो स्विच ऑन करोगे बल्ब जलेगा, स्विच ऑफ करोगे बल्ब बुझ जाएगा। इसको परिपथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिपथ, यानी कि एक सर्किट बोलते हैं। ठीक है, तार जोड़ दिया, तार जोड़ दिया, तार से जोड़ के पूरा एक परिपथ बना दिया। परिपथ दो तरीके का हो सकता है, बंद परिपथ और खुला परिपथ। स्विच निकाल लिया है, करंट नहीं बह रही, बल्ब नहीं जल रहा तो खुला परिपथ है। स्विच ऑन है तो बंद परिपथ है, यानी बल्ब जल रहा है। ठीक है, अब क्या दिक्कत हो रही है? किसको दिक्कत हो रही है भाई? बेटा नहीं पढ़ना चुपचाप निकल जाओ क्लास से, फालतू बातें मत करो। ठीक है, हम पढ़ाने आए हैं। ठीक है, चुपचाप से निकल जाओ बेटा, अपना करियर खुद ही बर्बाद करोगे, अपने हाथ से ओढ़ो। जो पढ़ा रहे हैं वो उसमें नहीं मन लग रहा है, दुनियादारी तुम्हें याद आती है जब पढ़ने लगते हो तो। चलो कॉपी में लिखो, हो गया, बहुत नौटंकी कर लिए। चलो कॉपी में लिखना शुरू करो, बहुत नौटंकी कर लिए, अब कॉपी में लिखना शुरू करो। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन निरंतर, निरंतर स्रोत अथवा बैटरी से, अथवा बैटरी से ऊर्जा लेकर, ऊर्जा लेकर धनायनों, 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 धनायनों कॉमक और लिखेंगे धनायनों एवं, धनायनों एवं, एवं
और कौन है, धनायनों एवं परमाणुओं को देते रहते हैं, देते रहते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन निरंतर स्रोत अथवा बैटरी से ऊर्जा लेकर के धनायनों एवं परमाणुओं को देते रहते हैं, जिस कारण से उनकी ऊर्जा में वृद्धि होती रहती है, उनकी ऊर्जा में वृद्धि होती रहती है, जिससे उनका ताप बढ़ जाता है, जिससे उनका ताप बढ़ जाता है। खड़ी पाई। देखो क्या लिखा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन निरंतर स्रोत या बैटरी से ऊर्जा लेकर के धनायन या परमाणुओं को देते रहते हैं। मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या होता रहता है, आपको पता है कि इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, आप डायग्राम ये वाला बना दीजिएगा कॉपी में, ये वाला कॉपी में डायग्राम बना लीजिए सभी बच्चे, ये वाले सभी बच्चे कॉपी में डायग्राम बना लीजिए, प्लस इसे करिए माइनस इसे करिए, प्लस टर्मिनल ये बन गया, माइनस टर्मिनल ये बना, विद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया बेटा, प्लस से माइनस की तरफ ई विद्युत क्षेत्र लग गया। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं। देखिए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से दिखा दीजिएगा कि विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं। इस तरीके से सब दिखा दोगे कॉपी में, डायग्राम बना लोगे, डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो, ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा उसको ध्यान से समझो। मैंने ये लिखा कि जब मुक्त इलेक्ट्रॉन निरंतर स्रोत या बैटरी से ऊर्जा लेकर धनायनों और परमाणुओं को देते रहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जब बैटरी के अंदर जाते हैं, जब इधर से चल के बैटरी के अंदर जाएंगे और फिर बैटरी उन्हें वापस ऊर्जा दे करके भेजेगी, जब बैटरी उन्हें ऊर्जा वापस दे करके भेजेगी तो ये अंदर जाकर के टकराएंगे। अंदर जाके क्या होगा बेटा, ये फिर से टक्कर मारेंगे, ये परमाणुओं को टक्कर मारेंगे, ये इलेक्ट्रॉनों को टक्कर मारेंगे, ये अंदर जाके टक्कर मारेंगे, ये अंदर जाके क्या करेंगे, ये अंदर जाकर के अपनी ऊर्जा किसको टक्कर मारेंगे। मतलब समझ लो कि मैं एक ऊर्जा दे करके भेजूं। आपने कभी कैरम खेला है, कौन कौन बच्चा कैरम खेला है, कैरम खेले हो बेटा, कौन कौन बच्चा कैरम खेला बताओ पहले। सब बच्चे कैरम खेले हो। यहाँ पे अगर एक स्ट्राइकर होता है, आपने स्ट्राइकर देखा है, स्ट्राइकर होता है, उसके बाद यहाँ पे गोट होती है, ऐसे ऐसे करके गोट होती है। आप स्ट्राइकर से जब मारते हो, तो आपने उस स्ट्राइकर को ऊर्जा दी है, तो जब आपने टक्कर मारी है, जब स्ट्राइकर ने इसको टक्कर मारा है, तो स्ट्राइकर अपनी ऊर्जा पता है किसको दे देता है, इस गोट को दे देता है, जिसके कारण ये गोट क्या करती है, चली गई। आपको अगर सर आप उल्टा कैसे डाल दिए, बेटा कुछ लोग होते हैं इधर मारते हैं इधर चली जाती है गोट, कुछ खिलाड़ी लोग होते हैं ना, इधर मारते हैं इधर गोट चली जाती है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ कि भैया स्ट्राइकर था मेरे पास, मैंने इस स्ट्राइकर से उंगली से ऐसे मारा, मैंने ऊर्जा दी, और जो मैंने ऊर्जा दी स्ट्राइकर गया तुरंत ही अपने, स्ट्राइकर ने इस गोट को, जो यहाँ पे गोटी थी, इस गोटी को इसने, स्ट्राइकर ने क्या किया, अपनी ऊर्जा ट्रांसफर कर दी, अपनी ऊर्जा ट्रांसफर करी, तो इस ऊर्जा लेकर के क्या चला गया, ऊर्जा लेकर तुरंत उसमें चला गया, होल में चला गया। ये गोटी ऊर्जा लेकर के होल में चली गई, स्ट्राइकर यही नाचता रह गया, स्ट्राइकर को ऊर्जा दी मैंने, मेरी ऊर्जा स्ट्राइकर ने गोट को ट्रांसफर करी, गोटी चली गई होल में। बताओ समझ में आया ये बात कि नहीं समझ में आया। उसी प्रकार से हमारा जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्यारे बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन बैटरी से ऊर्जा लेकर के आते हैं, जब घूमते हैं तो बैटरी से ऊर्जा लेकर के आते हैं, और इसके अंदर वापस जब जाते हैं तो इसके अंदर के जो परमाणु होते हैं, अणु होते हैं, जो धनायन होते हैं, उन सब से अंदर टकराते हैं। ये ऊर्जा लेकर के आते हैं तो सबसे अंदर टकराते हैं, और जब टकराते हैं तो अपनी ऊर्जा को ये ट्रांसफर कर देते हैं, उन लोगों को अपनी ऊर्जा ट्रांसफर कर देते हैं। जब अंदर टकराते हैं तो उन लोगों को क्या करते हैं, अपनी ऊर्जा ट्रांसफर कर देते हैं, निरंतर देते रहते हैं। अब एक बात बताओ, एक इंसान को अगर मैं निरंतर ऊर्जा देता रहूंगा तो गर्म नहीं हो जाएगा, उसके पास तो ऊर्जा वृद्धि हो जाएगी, वो मजबूत हो जाएगा, उसके पास ऊर्जा वृद्धि हो जाएगी तो वो मजबूत हो जाएगा। तो क्या लिखा है, जिस कारण से उनकी ऊर्जा में वृद्धि होती रहती है और जिससे उनका ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। उनका ताप क्या हो जाता है, परमाणु अणुओं का ताप अंदर बढ़ जाता है।
तो बैटरी क्या कर रही है, बैटरी तो इलेक्ट्रॉनों को घुमा रही थी, लेकिन घुमाते घुमाते क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन टक्कर ज्यादा मार रहे हैं अंदर अंदर, जिसके कारण क्या हो गया, अंदर अंदर का पूरा पूरा ताप बढ़ गया, चालक का ताप क्या हो गया, बढ़ गया। बताओ समझ में आया चालक का ताप बढ़ना, चालक का ताप बढ़ना समझ में आया कि नहीं, बताओ जल्दी से एक बार। बातचीत कर लो तो आ जाएगा बेटा, बातचीत कर लो जरूर आएगा, बातचीत नहीं करोगे तो छुट्टी छुट्टी नहीं करोगे तो आ जाएगा समझ में। समझ रहे हो बात को, इतनी तेजवा कमेंट चल रहा है, मैं किसी का पढ़ तो पा नहीं रहा हूं। खैर एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो बेटा, एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने एक चालक था, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहे थे, मैंने चालक को बैटरी से जोड़ दिया, चालक को बैटरी से जोड़ दिया, जब चालक को बैटरी से जोड़ा तो पॉजिटिव सिरा ये हो गया, नेगेटिव सिरा इधर जोड़ दिया, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया, सारे इलेक्ट्रॉनों पर लगा एक प्रकार का बल, जिसके कारण वो खिंच के इधर चले आए, और खिंच के इधर चले आए तो तार की सहायता से वो बैटरी के अंदर चले गए। बैटरी क्या काम करी, बैटरी सारे इलेक्ट्रॉनों को फिर से घुमा देती है, बैटरी फिर से ऊर्जा देकर के सारे इलेक्ट्रॉनों को इधर से भेजती है, जब बैटरी ऊर्जा दे करके इनको भेजती है तो ये ऊर्जा अपनी टकराते हैं, ये फिर सारे इलेक्ट्रॉन जब इधर से आते हैं ना तो परमाणुओं अणुओं धनायनों सब में टकराते फिरते हैं, जब टकराते फिरेंगे तो अपनी ऊर्जा को ये ट्रांसफर कर देंगे परमाणु अणु आयनों में, जब सब में ट्रांसफर कर देंगे अपनी ऊर्जा को तो होगा क्या प्यारे बच्चों, जब अपनी ऊर्जा ट्रांसफर करेंगे और लगातार ये ला ला के टकराते रहेंगे, लगातार टकराते रहेंगे, अपनी ऊर्जा बार बार ट्रांसफर करते रहेंगे परमाणु अणुओं को, तो परमाणु अणु क्या होंगे अंदर वाले, गर्म हो जाएंगे, उनकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, जब उनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी तो उनका ताप क्या हो जाएगा बेटा, ताप बढ़ जाएगा, वो गर्म हो जाएंगे। लगातार टक्कर होती रहेगी, टक्कर होती रहेगी, एक जगह लगातार टक्कर होती रहे तो बताओ ऊर्जा बढ़ जाएगी, ताप गर्म हो जाएगा कि नहीं, टक्कर होती रहे बार बार एक जगह पे तो क्या वो गर्म हो जाएगा, चीज गर्म हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लगातार जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा, तो अंदर के जो परमाणु अणु हैं उनसे टकराते रहते हैं, टकराते रहते हैं, जिससे उनका ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उनका ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। बताओ समझ में आ गया कि नहीं आया। रो लो, रो लो, प्राण दे लो, हमसे मतलब नहीं है, काम नहीं करना है, बाकी सब करना है तुमको। पेन ना चलने पाए आलस पना के कारण, अपने आलस को त्याग नहीं करना है बस हमें ना। अब हेडिंग डालिए जूल का नियम, इसमें हेडिंग डालो बेटा जूल का नियम। मैं जान रहा हूं सब बस पेन ना चले उसका बहाना है तुम लोगों के पास। जूल का नियम, जूल का नियम, हेडिंग डालो तो बच्चे जल्दी जल्दी हेडिंग डालिए फटाफट, जल्दी जल्दी काम चलना चाहिए भाई, पेन जल्दी जल्दी चलनी चाहिए। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा बहती है, जब किसी चालक तार में, जब किसी चालक तार में, चालक तार में विद्युत धारा बहती है, विद्युत धारा बहती है, धारा बहती है, बहती है, तो वैद्युत ऊर्जा, तो वैद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, वैद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, अर्थात चालक का ताप बढ़ जाता है, चालक तार का ताप बढ़ जाता है, ताप बढ़ जाता है। यही किसका नियम है बेटा, जूल का नियम कहलाता है, ये किसका नियम कहलाता है, जूल का नियम कहलाता है। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा बहती है तो विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, यानी चालक तार का क्या हो जाता है, ताप बढ़ जाता है। विद्युत ऊर्जा ही हमारी किसमें कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी ही किसमें कन्वर्ट हो रही है, ऊष्मा में, यानी हीट में कन्वर्ट हो रही है, और हमारा चालक तार गर्म हो जा रहा है। बार बार अगर देर तक बैटरी लगाए रहेंगे तो हमारा चालक क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। यही कह रहा है, देर तक अगर हम बैटरी लगाए रहेंगे, लगातार टक्कर होती रहेगी इलेक्ट्रॉनों के अंदर अंदर चालक के अंदर, तो फिर क्या होगा, हमारा चालक गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। लियो निराला कह रहे हैं कम्युनिटी पर रिप्लाई क्यों नहीं देती हो पलक, यही सब बात करना है। कपिया कहें अथवा कहने चला रहे हो, सर लिख रहे हैं, तुमको शर्म नहीं आ रहा कि हम भी लिखें कॉपी में।
लिख लो तुम भी बाबू, थोड़ा सा लिख लो। समझ में आ गया कि नहीं आया, बताओ जल्दी से। इस प्रकार देखते जाइए ध्यान से। इस प्रकार एक फॉर्मूले का डेरिवेशन है छोटा सा, उसको देखिए। एक फॉर्मूले का छोटा सा डेरिवेशन, उसको देखिए। इस प्रकार किसी आवेश q को यदि t समय में ऐसा लिखते हैं, किसी आवेश q को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य। ठीक है, इस प्रकार किसी आवेश q को किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में कृत कार्य W हो तथा आरोपित वोल्टता V हो, तब। इसका क्या मतलब हुआ? नोट करो एक बार फटाफट तो समझाएं। यदि किसी आवेश q को किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में कृत कार्य W तथा आरोपित वोल्टता V हो, तब। नोट करो फटाफट, जल्दी से नोट करो। जूल का नियम क्या कहता है? जूल का नियम कहता है अगर चालक में विद्युत धारा बहेगी तो आपकी विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती रहेगी, यानी आपका जो विद्युत ऊर्जा है वो कन्वर्ट होता रहेगा ऊष्मीय ऊर्जा में, यानी गर्म होता रहेगा तारवा। ठीक है, तार क्या होता रहेगा? गर्म होता रहेगा। कोई दिक्कत यहां तक? एक छोटा सा डेरिवेशन है, उस छोटा सा डेरिवेशन को देखते हैं। छुट्टी दे दीजिए बेटा, 2 मिनट रुक जाओ, छुट्टी दे देते हैं। 2 मिनट रुक जाओ बस, 2 मिनट रुक जाओ बस। अब एक लड़का लिख रहा है सर आपकी दाढ़ी कहाँ चली गई? अब कटवाए बिना हम, अब ऐसे अच्छे नहीं लग रहे। ऐसे लग रहा है जैसे 10 साल और उम्र छोटी हो गई। आपको बता दें कुलदीप सर से हम छोटे हैं, आपको नहीं पता हो तो। कुलदीप सर हमसे 2 साल बड़े हैं, कभी बताएंगे नहीं तुमको, लेकिन कुलदीप भैया लगते हैं हमारे, कुलदीप सर। लेकिन देखो हम दाढ़ी मूछ रखे रहते हैं, लगता है जैसे हम कुलदीप सर से बड़े हों, लेकिन हम कुलदीप सर से छोटे हैं 2 साल। जबकि किसी आवेश q को किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में कृत कार्य W हो तथा आरोपित वोल्टता V हो, तब। अगर V वोल्टता आरोपित कर दिया जाए, इसका मतलब क्या हुआ समझो बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक बैटरी लगी हुई है, कोई एक चालक है, चालक में कोई एक बैटरी लगा दी है। कितने वोल्ट की बैटरी लगाई बेटा? V वोल्ट की बैटरी लगाई हमने चालक के सिरों पर। अब ये V वोल्ट की बैटरी क्या कर रही है? ये V वोल्ट की बैटरी किसी Q आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जा रही है। कोई Q आवेश है, इस Q आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्या कर रही है? ले जा रही है। ले जाने में अगर एक सिरे से दूसरे सिरे तक अगर इस बैटरी द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, अगर वो कार्य W हो, तो आप फॉर्मूला V बराबर W/Q जानते हैं। ये फॉर्मूला कौन कौन बच्चा जानता है? जानते हो सर? तो W बराबर हो जाएगा V इंटू में Q। और ये बताओ, क्या आप Q बराबर I इंटू टी जानते हैं? एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा है, I बराबर Q/T। यहां से Q बराबर हो जाएगा I इंटू टी। बताइए क्या ये फॉर्मूला भी जानते हैं? तो Q की जगह हम रख दें I इंटू टी। पुनः Q की जगह हम क्या रख सकते हैं? W बराबर V इंटू I इंटू में टी। ऐसे भी तो रख सकते हैं। बताइए सब बच्चे, बताइए रखा जा सकता है कि नहीं? हाँ, यह बैटरी द्वारा दी गई, यह बैटरी कॉमा सेल, कुछ भी लिख सकते हो, बैटरी लिख सकते हो, सेल लिख सकते हो, इसको स्रोत लिख सकते हो, स्रोत भी बोलते हैं, तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो। बैटरी, सेल, स्रोत द्वारा दी गई ऊर्जा अथवा इन सब के द्वारा, चाहे बैटरी बोलो, चाहे सेल बोलो, चाहे स्रोत बोलो, अथवा इनके द्वारा किया गया कार्य है, इनके द्वारा किया गया कार्य है,
मतलब समझे? अगर आपसे कोई पूछे कि बैटरी कितना काम करेगी, बैटरी द्वारा किया गया काम बताइए किसी भी आवेश को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में, तो बैटरी कितना काम करती है एक इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर ले जाने में या एक आवेश को उधर से उधर ले जाने में? बैटरी द्वारा किया गया काम होता है V इंटू आई इंटू टी। टी क्या है? लिया गया समय। आई क्या है? विद्युत धारा है जो परिपथ में बह रही है। प्लस टर्मिनल से बहना चालू होती है धारा और माइनस टर्मिनल से वापस आ जाती है बैटरी में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर निकलते हैं और इधर से इधर आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चल रहे हैं तो धारा उल्टा दिशा में बहेगी। इलेक्ट्रॉन के उल्टा दिशा में धारा बहती है। बताइए सब बच्चे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताओ। इसको लिखना चाहते हो लिख लो, यहाँ पे कोने में लिख लेना, यहाँ पे कोने में अगर इसको लिखना चाहते हो तो इसको भी लिख लेना। मैं लिख दे रहा हूँ, चलो इसको भी मैं यहाँ पे कोने में लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे लिख दो Q बराबर होता है I इंटू में T, ऐसे लिख दो। तो यहाँ पे वैल्यू तुरंत, Q की वैल्यू तुरंत ऐसे पुट कर देना, Q की जगह पे I इंटू T बस, ठीक है। V बराबर W अपॉन Q, ये फॉर्मूला नया नहीं है, आप सब जानते हैं ये फॉर्मूले को, V बराबर W अपॉन Q। पर दूसरे चैप्टर का पहला फॉर्मूला है विभव का, V बराबर W अपॉन Q। वहीं से W बराबर निकल के आया। बैटरी भी कार्य यही इतना ही करती है, इसी फॉर्मूले के अनुसार। बैटरी जो कार्य करती है वो इसी फॉर्मूले के अनुसार ही कार्य करती है। W बराबर V इंटू Q, V इंटू में Q। V क्या है? बैटरी का वोल्टेज है, और Q क्या है? वो जो आवेश जिसको एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाना है, उस आवेश को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में किया गया कार्य है W। इतनी बात सबको समझ में आ गई? यही बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा भी इसी को कहते हैं और बैटरी द्वारा किया गया कार्य भी कहते हैं। बैटरी द्वारा किया गया कार्य भी इसी को कहते हैं, बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा भी कहते हैं। सब बच्चे बताओ समझ में आया कि नहीं आया? एक पॉइंट बचा है, इसको समझा खत्म करेंगे बस। कंघा चाहिए? अच्छा आगे चलो चलो चलो, समझ गए? विमा, कार्य की विमा क्या लिखोगे जी? विमा इसमें पूछ रहा है, कार्य की विमा क्या होगी? कार्य की विमा होती है Ml2T-2 होती है, Ml2T-2 होती है कार्य की विमा। कार्य की इसमें कोई विमा उमा थोड़ी लिखना है। चलो आगे देखो, आगे देखो। इतना होने के बाद अब देखो, यह ऊर्जा किसका रूप ले लेती है? ये जो वैद्युत ऊर्जा बैटरी ने व्यय करी है, खर्च करी है, ये ऊर्जा बैटरी ने ऊर्जा खर्च करी है ना भाई, बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा। यानी बैटरी इतनी ऊर्जा खर्च कर रही है इलेक्ट्रॉनों को घुमाने में, आवेशों को घुमाने में। कितनी ऊर्जा बैटरी खर्च कर रही है? कोई पूछे बैटरी कितनी ऊर्जा खर्च कर रही है, कहोगे सर VIT ऊर्जा खर्च कर रही है। VIT ऊर्जा खर्च कर रही है बैटरी इलेक्ट्रॉनों को घुमाने में। अच्छा सर VIT ऊर्जा खर्च कर रही है, तो फिर यही ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? यही ऊर्जा ताप में परिवर्तित होती है। किसमें? ऊष्मा में। यही वैद्युत ऊर्जा ताप या ऊष्मा में परिवर्तित होती है। ताप या अथवा ऊष्मा में परिवर्तित होती है, अथवा ऊष्मा में परिवर्तित होती है, यही जो ऊर्जा है वो ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। अतः उत्पन्न ऊष्मा, अगर आपसे कोई पूछे कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, उत्पन्न ऊष्मा, तो ये जो कार्य किए हो ना, यही कार्य ही ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। ये जो कार्य किए हो वही ऊष्मा में, H माने हीट है। ये जो बैटरी काम कर रही है इलेक्ट्रॉन को उधर से उधर ले जाने में, आवेश को उधर से उधर ले जाने में, बैटरी जो काम कर रही है आवेश को इधर से उधर ले जाने में, यही कमवा बैटरी का क्या हो जाएगा? ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि ये काम नहीं कर रही बैटरी, वास्तव में बैटरी ऊर्जा दे रही है, वास्तव में बैटरी ऊर्जा दे रही है। और ये जो ऊर्जा दे रही है वो ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाती है? ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाती है? ऊष्मा में। ऊष्मा में, तो ऊष्मा में, ऊष्मा माने क्या? हीट होता है बेटा, हीट होता है। हीट H से दिखाते हैं कि नहीं? HEAT, हीट, हीट को H से दिखाते हैं। तो कार्य ही जो बैटरी ने ऊर्जा दिया वही ऊष्मा में कन्वर्ट हो गया। यानी कितना आया? VIT आया बेटा, VIT आया। अगर हम इसे कैलोरी में, अभी तो ये जूल में है, किसमें है ये? अभी जूल में है। अगर हम इसे कैलोरी में चेंज करें तो, कैलोरी में बदलने पर, कैलोरी में बदलें अगर, कैलोरी में बदलने पर अगर हम इसे कैलोरी में बदलें तो H बराबर VIT बटे में 4.2 लिखना पड़ेगा, 4.2 से भाग देना पड़ेगा, तो हमारा जूल से ये किस में बदल जाएगा? कैलोरी में बदल जाएगा। ऊष्मा का एक और मात्रक होता है कैलोरी। तो अगर कैलोरी में बदलने पर, तो ये जो जूल में ऊष्मा दी है हमारी VIT, इसको अगर हम कैलोरी में बदलेंगे तो 4.2 से डिवाइड कर देंगे।
VIT को ही 4.2 से डिवाइड किया तो जूल से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैलोरी में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आपको मीटर में कोई चीज दे दे, आपको कहे सेंटीमीटर में बदलना है, तो आप क्या करोगे, 100 से गुणा नहीं कर दोगे। उसी प्रकार से अगर आपको कोई चीज जूल में दिया रहे, आप उसको कैलोरी में बदलना चाहते हो तो 4.2 से डिवाइड कर दो, बात खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ जल्दी जल्दी। यहां तक सबको समझ में आया? सबको यहां तक समझ में आ गया? बस 5 मिनट दे दो फिर चले जाना। 5 मिनट दे सकते हो? 9-10 पे छोड़ दूंगा, 9-10 पे छोड़ दूंगा बेटा, ठीक है। चलो भैया इतना हो गया, सबका नोट हो गया कॉपी में? नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट लो बेटा। अगर ये नोट कर पाए हो तो ठीक है, नहीं स्क्रीनशॉट ले लो। ये नोट कर पाए हो तो ठीक है, नहीं स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत आसान से मैंने 2 बार समझाया भी, इसको रिवीजन भी किया, रिपीट भी किया, इसको भी 2 बार समझाया, रिपीट भी किया। इसमें कुछ नहीं करना, V बराबर W अपॉन क्यों है, क्योंकि जगह IT रखा, VIT बन गया। यही W जो कार्य है, यही बैटरी करती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को घुमाने में, किसी भी इलेक्ट्रॉन को घुमाने में ये बैटरी कार्य करती है, बैटरी कार्य करती है। लेकिन बैटरी जो कार्य करती है वास्तव में कार्य नहीं कर रही होती, बैटरी ऊर्जा दे रही होती है, बैटरी ऊर्जा दे रही होती है। और बैटरी जो ऊर्जा देती है वो ऊर्जा ही ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि हीट में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों कन्वर्ट हो जाती है? क्योंकि जो ये ऊर्जा दे रही होती है, जो कार्य कर रही होती है, इलेक्ट्रॉनवा अंदरवा जाके टकराता रहता है, और टकराता रहता है तो सबको ऊर्जा देता रहता है, सबको ऊर्जा देता रहता है। और लगातार ऊर्जा देते देते अंदरवा क्या हो जाता है, तरवा फिर गर्म हो जाता है। तो आपका ऊर्जा आखिरकार किस में कन्वर्ट हो रहा है, बैटरी का ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो रहा है, ताप में कन्वर्ट हो रहा है, ऊष्मा में कन्वर्ट हो रहा है। यही तो मैं समझा रहा हूं इतनी देर से कि यह ऊर्जा ताप अथवा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है, और उत्पन्न ऊष्मा हम कहते हैं हीट से प्रदर्शित करते हैं। W बराबर H हो गया, VIT हो गया, ये अभी जूल में है, इसको कैलोरी में बदलेंगे तो कैलोरी में ये हो जाएगा, क्योंकि ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। चलो बेटा इतना हो गया सबका, स्क्रीनशॉट लिए? नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक पढ़ाएं फिर खत्म करते हैं। लास्ट टॉपिक है, 3 मिनट बाकी है, 3 मिनट में हो जाएगा, 3 मिनट में हो जाएगा बेटा। पढ़ने वाले बच्चे रुके हैं, जिनको बाद में देखना है तो 10 मिनट का वीडियो है, 10 मिनट बाद में देख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, शाम में देख लेना 10 मिनट। चलो बेटा अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक, हाँ अगला टॉपिक डालो विद्युत शक्ति। लास्ट टॉपिक है आज का, आज का लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। जल्दी सब बच्चे डालो, लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में, लिखिए सब बच्चे, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर, ऊर्जा व्यय होने की दर, होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं, शक्ति कहते हैं। मतलब ऊर्जा व्यय होने की दर, इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ बेटा कि ऊर्जा खर्च होने की दर, यानी कितनी ऊर्जा कितने समय में खर्चा हो रही है, वो कहलाती है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, कितनी ऊर्जा कितने समय में खर्चा हो रही है। जैसे अगर मैं कहूं कि W ऊर्जा T समय में खर्चा हो रही है, W ऊर्जा कितने समय में खर्चा हो रही है, T समय में खर्चा हो रही है, तो W अपॉन में T का जो अनुपात है वो पावर कहलाता है, यानी P कहलाता है, विद्युत शक्ति कहलाता है, इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है। पावर क्या होगा, W ऊर्जा अगर T समय में खर्चा हो रही है बैटरी की, तो हम कहते हैं ऊर्जा व्यय होने की दर, ऊर्जा खर्च होने की जो दर है, दर मतलब समय के साथ, दर मतलब क्या होता है, समय के साथ जो ऊर्जा खत्म हो रही है। अगर मैं कहूं कि 120 जूल की ऊर्जा है और 20 सेकंड में खर्चा हो जा रही है, तो बताओ शक्ति कितनी होगी। 120 जूल की ऊर्जा 20 सेकंड में खर्चा हो जा रही है, तो शक्ति कितनी हो जाएगी, 2 6 12, 6 वाट आएगी। वाट, इसका मात्रक होता है बेटा वाट। क्या होता है इसका मात्रक, जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। तो यहां पे लिख लीजिए इसका मात्रक, इसका मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड, या लिख करके अथवा लिख लो, चाहे अथवा लिख लो, चाहे या लिख लो, वाट होता है, होता है। विमा जानना है बेटा, तो विमा क्या आ जाएगा, विमा हो जाएगा इसका W का विमा, कार्य का विमा हो जाएगा ML2 T-2, तो T-2 है, ऊपर चला गया T-3 बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा ML2 T-3, ये हो जाएगा। बताओ सब बच्चों को समझ में आया यहाँ तक, विद्युत शक्ति समझ में आया। किसी विद्युत परिपथ में जो ऊर्जा खर्च हो रही है, कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है, बैटरी की शक्ति कहलाती है।
ये किसकी शक्ति कहलाती है? बैटरी की। ताकत कितनी है बैटरी की? तुम्हारी ताकत कैसे पता चलेगा? तुम इतना काम किए, इतने समय में किए, जितना काम किए जितने ज़्यादा समय में करोगे। अच्छा बताओ, ज़्यादा समय में कम काम करोगे तो ज़्यादा शक्ति कहलाएगा? मान लो कि हम 120 जूल काम कर रहा है, दो इंसान मानो, एक इंसान है 120 जूल काम कर रहा है और समय ले रहा है 20 सेकंड, और दूसरा इंसान है 120 जूल काम कर रहा है लेकिन समय ले रहा है बेटा 60 सेकंड ले रहा है। बताओ किसकी शक्ति ज़्यादा है? किसकी शक्ति ज़्यादा है? 120 जूल काम, दोनों दो इंसान है 120 जूल काम कर रहे हैं, लेकिन ये 20 सेकंड में कर दे रहा है, ये 60 सेकंड ले रहा है। ए वाले की शक्ति ज़्यादा है ना? ए वाले की शक्ति ज़्यादा हुई। उसी प्रकार से बैटरी होती है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को घुमाने में जितना काम करती है बटे में जितना समय लेती है, ठीक है, उसे ही हम कहते हैं बैटरी की शक्ति। सब बच्चों को समझ में आ गया कि नहीं आया? बताओ बच्चों को समझ में आया? विद्युत शक्ति समझ में आया? हाँ सर आया। तो बेटा फिर इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, या नोट कर पाए हो तो नोट कर लियो तो बहुत अच्छा है, नहीं नोट कर पाए हो, स्पीड स्लो है तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो, स्पीड को बढ़ाओ, अपनी स्पीड बढ़ाओ जीवन में, ठीक है। तो 7:10 पे हमने कहा था, 9:10 पे कहा था, 9:10 हो चुके हैं, काम खत्म, क्लास खत्म बेटा। फास्ट ट्रैक रिवीजन देख लेते हैं। रिवीजन में आज हमने क्या देखा? P बराबर W/T देखा, एक चीज, पहला नंबर। दूसरा नंबर हमने देखा W बराबर देखा VIT। कल मैं इसी को W की वैल्यू यहाँ पे रख करके दिखाऊंगा भी, जैसे W की वैल्यू आपने VIT निकाली थी ना, W की जगह रख के देखो VIT, बटे में नीचे T है, T से T कट गया तो P बराबर हमारा एक फॉर्मूला निकल के आया VI, V बचा I बचा T, T ऊपर नीचे कट गया। अभी तो आपने निकाला ना W बराबर VIT, T जैसे ही VIT रखा T से T ऊपर नीचे कट गया, VI बचा, बस P का एक और फॉर्मूला निकल के आया। कल इसके बारे में चर्चा करेंगे और डिटेल में, ठीक है। तीसरा हम लोगों ने बात किया, और क्या बात किया जी? अच्छा सिग्मा बराबर बात किया ना 1/रो, और हमने बात किया कि रो बराबर रो टी बराबर होता है रो 0 1 + अल्फा टी, ये होता है बेटा, ये होता है। इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली, ठीक है, रिवीजन कर लिया। अब आपका ये होमवर्क है, और आज से मेरी एक नई चीज़ है, आज से मैं एक चीज़ नया चीज़ कर रहा हूँ बेटा, जो चीज़ होमवर्क में रहेगा वही डीपीपी में भी रहेगा। क्या कहते हो? जो होमवर्क में रहेगा वही डीपीपी में भी रहेगा, तो आपका होमवर्क भी सेम है, डीपीपी भी सेम है। आपको डबल मेहनत नहीं करनी, डबल मेहनत तो पड़ रही थी ना आप सबको, होमवर्क भी कर रहे थे, डीपीपी भी सब लगा रहे थे, तो आपकी जो मेहनत है उसको मैंने सिंपल कर दिया, जो होमवर्क में है वही डीपीपी में है। डबल मेहनत खत्म ना? अब मेरी बात मानोगे कि नहीं मानोगे? अगली क्लास है भैया प्रतिरोधकों का संयोजन, प्रतिरोधकों का संयोजन, और न्यूमेरिकल कराऊंगा कल, संयोजन, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल को सब्सक्राइब करें। आज शाम 6 बजे आप सभी जानते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, सब्जेक्टिव क्लास प्लस स्टडी प्लान, चैप्टर 2 का सब्जेक्टिव, चैप्टर 2 का सारा सब्जेक्टिव, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव नहीं पढ़ना पड़ेगा, प्लस स्टडी प्लान आपके लिए लेकर के आज शाम को मैं आ रहा हूँ 6 बजे बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पे। सब्सक्राइब कर लीजिए, आइएगा जरूर से सभी बच्चे। धन्यवाद, जुड़े रहें हुंकार बैच के साथ। लव यू एवरीवन, ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर। अपने सभी छोटे भाई बहनों का खूब प्यार दीजिए, अपने माता पिता के साथ अच्छे से पेश आइए, ठीक है। मम्मी पापा एक होते हैं जो हमें जीवन में हमेशा भला चाहते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू एवरीवन। पोल करा दूं क्या छोटा सा? पोल करा दूं जाते जाते? देखता हूँ आज कितने बच्चे देते हैं, वैसे पढ़ने वाले बच्चे 7 1 2 क्या गया 0 8 1 7 1 2। 1 मिनट रुक जाओ बेटा, पोल करा ही देते हैं, एक छोटा सा पोल करा देते हैं फिर जाना। रुक जाओ, चल जा भाई, मोबाइल चलते नहीं हो, गुस्सा दिलाते रहते हो, तो हैंग करता है, इतना पुराना मेरा मोबाइल हो चुका है। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, एक छोटा सा पोल करा दें फिर जाओ। और सब बच्चों को यस दबाना है, ठीक है, यस मतलब हाँ, ठीक है ना, कोई ना मत दबा देना, समझ आके एक चीज़ 10 बार समझाया हूँ आज। एक चीज़ 10 बार समझाई थी, ना मत दबाना। हाली स्टडी प्लान ला रहा हूँ यार, समझा करो थोड़ा। चलो बताओ जल्दी जल्दी। हम तो नो ही दबाएंगे, हम घर आ जाएंगे चाउमीन बनवाने तुमसे, फिर हम चाउमीन बनवा के तुम्ही से खाएंगे फिर आगे। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर,
लव यू एवरीवन, ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।